नमस्कार। आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। कोरोना वायरस महामारी के चलते भारत समेत पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है। पूरा विश्व एक भारी मंदी की तरफ बढ़ रहा है और विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं संकट के दौर से आ गई, चाहे वह G20 की अर्थव्यवस्था हो या कोई और, चाहे अमेरिका की अर्थव्यवस्था हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, चीन हो, सभी जगह की अर्थव्यवस्था बहुत ही नुकसान और नकारात्मक, जो विकास दर है वो नकारात्मक पहुंच गया है। अब सब जगह संकट है। पहला संकट कि कोरोना की इस महामारी से उबरा जाए और उससे उबरने के बाद विश्व की अर्थव्यवस्था को कैसे उबारा जाए। लेकिन इन सब के बीच में जो इस वर्तमान परिस्थिति में जो आर्थिक संकट पैदा हुआ और ये जो महामारी चल रहा है, इस बीच में अगर कुछ है सभी देशों में कॉमन है तो वह है चीन के प्रति अविश्वास। पूरे विश्व में चीन को लेकर एक अविश्वास का माहौल है। पूरा विश्व चीन के किसी भी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरे विश्व को सजग करने में, चेतावनी देने में उसने देर की, बल्कि महत्वपूर्ण जानकारियां छुपाई भी। और इसका परिणाम ये हुआ कि लाखों की संख्या में लोग वुहान से विश्व के बाकी देशों में फैल गए। चीन ने वुहान से चीन के अंदर की दूसरी जगह जाने वाली फ़्लाइट को बंद कर दिया था। यानी डोमेस्टिक फ़्लाइट तो चीन ने वुहान से बंद कर दिए, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट को जारी रखा। इससे भी चीन पर एक शक है कि कहीं चीन ने जानबूझ करके तो पूरे विश्व में इस महामारी को नहीं फैलने दिया। वुहान में जो कोरोना वायरस से मरने वालों का जो चीन ने आंकड़ा बताया, वह भी कोई भी व्यक्ति उसको विश्वास करने को तैयार नहीं था। वह भी झूठा आंकड़ा निकला। चीन ने खुद 2 दिन पहले उस आंकड़े को 1.5 गुना कर दिया, यानी 50% की वृद्धि कर दी। तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि वह ये काउंट करना ही भूल गया कि उसके यहाँ कितने लोग मारे गए। कुछ जगह यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वुहान में मरे हुए लोग हैं वह लाखों की संख्या में हो सकते हैं। तो इसीलिए जो चीन की क्या इसके इरादे क्या हैं, वह क्यों ऐसा कर रहा है, इसको लेकर के पूरा विश्व सशंकित है। कई जगह जो अर्थव्यवस्थाएं अभी मंदी के दौर से गुजर रही हैं, कई कंपनियों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, तो कई देशों को यह डर है कि कहीं चीन उन कंपनियों का अधिग्रहण ना कर ले। इसीलिए जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली जैसे कई देशों ने अपने यहाँ कानून में परिवर्तन करके यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि उनके यहाँ कोरोना वायरस के बाद से जो आर्थिक मंदी आई है, इस आर्थिक मंदी के वजह से जो भी कंपनियां बीमार पड़ रही हैं, ऐसी किसी कंपनी को चीन अधिग्रहित न कर ले। चीन अपने यहाँ से जो इस महामारी के दौरान जो दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट भी सप्लाई कर रहा है, वह भी डिफेक्टिव पाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि भारत में जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आए, जो डॉक्टर वगैरह, मेडिकल स्टाफ वगैरह के पहनने के लिए आते हैं, सेफ्टी के लिए आते हैं, उसमें भी लगभग 80,000 के आसपास वह डिफेक्टिव पाए गए, यानी वो उपयोग करने लायक नहीं थे। इसी तरह से जो ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन देशों में जो चीन ने टेस्ट किट भेजा, यानी कोरोना वायरस का जो रैपिड टेस्ट किट, वह भी उपयोग करने योग्य नहीं पाए गए। तो इन सब कारणों से लेकर के चीन के प्रति पूरे विश्व में एक अविश्वास है, और वह अविश्वास उद्योग जगत में ज़्यादा है। इसलिए पूरे विश्व की कई कंपनियां अब चीन से अपना कारोबार समेटना चाह रही है और अपनी फैक्ट्री को चीन से हटा करके किसी और देश में उसको ले करके जाना चाह रहे हैं। क्योंकि चीन के अंदर ये कंपनियां, चाहे फ्रांस की कंपनी हो, अमेरिका की कंपनी हो, यूरोप की कंपनी हो, वो चीन में इसलिए गई थी कि वहाँ पे एक तो उनको यूनियन का सामना नहीं करना पड़ेगा और सस्ते मजदूर मिल जाएंगे, और इसको लेकर के उन्होंने पैसा कमाया भी। लेकिन
कोरोना संकट के बाद से जिस तरह से सप्लाई चेन की समस्या पैदा हुई और जिस तरह से बाकी यूरोपीय देशों के साथ साथ अमेरिका जैसे देशों को यह लगा कि वो चीन के ऊपर ओवर डिपेंडेंस हो गए हैं, अपने सप्लाई के लिए भी चीन पर डिपेंडेंट है, यानी चीन पर निर्भर हो गए हैं, उसके बाद से अमेरिका भी एक पैकेज दे रहा है ताकि जो अमेरिकी कंपनियां जो चीन में अपनी फैक्ट्री चला रही है वो या तो अमेरिका ट्रांसफ़र हो जाए, यानी अमेरिका चले जाए फैक्ट्री लेकर के, या किसी और देश में जो ये एशिया के किसी और देश में अपनी कंपनी को ट्रांसफ़र कर ले। इसके लिए जो आर्थिक पैकेज है उसकी अमेरिका तैयार कर रहा है। उसी तरह जापान पहले ही एक पैकेज की घोषणा कर चुका है जिसके तहत अगर कोई कंपनी, जापानी कंपनी जो अभी चीन के अंदर काम कर रही उसकी फैक्ट्री है, वह अपना बेस जो चीन के अंदर लोकल प्रोडक्शन में वो सप्लाई करते हैं उसको अलावा जो एक्सपोर्ट प्रोडक्शन उनका है या जापान को सप्लाई करने के लिए जो है वह एशिया के बाकी देशों में, भारत और थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों में अगर अपना कंपनी शिफ्ट करते हैं तो उसके लिए वो पूरा खर्च और अन्य आर्थिक सहायता देगा। कई कोरियाई कंपनियां भी जो भारत के अंदर कोरिया दूतावास है और जो उनके काउंसलेट जनरल हैं उनके थ्रू भारत में संभावनाएं तलाश रही हैं कि वो किस तरह से अपना जो फैक्ट्री है वो चीन से भारत में लेकर के आ जाए। तो ये एक तरह से भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। इसी संभावनाओं को देखते हुए, चूँकि इस परिस्थिति में जो अभी पूरा विश्व का जो अभी परिदृश्य बना है, इस परिदृश्य में कोई भी बड़ी कंपनी पूर्ण रूप से चीन पर निर्भर होना नहीं चाह रही है और वह बड़ी संख्या में अपनी कंपनियों को जो फैक्ट्रियां हैं उनको चीन से बाहर दूसरे देशों में लेकर के जाना चाह रहे हैं, जहां पर सस्ते मजदूर और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके। इसी को लेकर के, इसी को देखते हुए कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों की एक कमेटी गठित की कि वो इस संभावनाओं को तलाशें कि जो कंपनी चीन से हट करके अपना व्यापार चीन से बाहर निकालना चाह रही हैं उनको किस तरह से यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाया जा सकता है, उनको कौन कौन से लुभावने पैकेज दिए जा सकते हैं। इसको लेकर के गुजरात सरकार ने भी एक कमेटी की घोषणा पहले ही कर चुकी है जो इस संभावनाओं को तलाशें। 20 अप्रैल से जो लॉकडाउन को थोड़ा सा ढिलाई दी जा रही है और आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो 2-3 समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं में जो सबसे बड़ी और पहली समस्या है वह है मजदूरों को लेकर के। चूँकि पूरे लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों ने शहरों से पलायन किया है और उनको वापस फैक्ट्री तक लाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी तब तक उसमें से सभी मजदूर वापस आ जाएंगे यह कहना मुश्किल होगा। मजदूरों की कमी पड़ेगी, यानी मानव संसाधन की कमी का सामना करना पड़ सकता है और यह उन क्षेत्रों में ज़्यादा आएगा जो लेबर इंटेंसिव, यानी जहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, उसमें यह समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा जो मझोले और छोटे उद्योगों में और कुछ स्टार्टअप है जो वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या आएगी वह है नकदी की समस्या। चूँकि एक सप्लाई चेन टूट जाने के वजह से और बिना काम चूँकि नहीं हुआ, उसके अलावा मजदूरों को पेमेंट देना और बाकी सारी चीज़ों को मेंटेन करना एक छोटे उद्योग के लिए आसान नहीं है। तो उस सब जगह पे एक नकदी की समस्या उत्पन्न होगी या उत्पन्न हो गई है, उसको ठीक करना भी ज़रूरी होगा। इसको लेकर के रिजर्व बैंक लगातार कदम उठा रहा है किस तरह से मार्केट में नकदी की समस्या को दूर किया जाए और बैंकों के अंदर चूँकि लगातार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों कम करते जा रहे हैं रिजर्व बैंक, जिससे बैंकों के पास अधिक से अधिक पैसा हो और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे। यानी रिजर्व बैंक का जो गवर्नर शक्तिकांता दास हैं, उनके पिछले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम देखें तो उसका एकमात्र मैसेज है कि
कि वह पूरे बैंकिंग सिस्टम में अधिक से अधिक नकदी ला रहे हैं ताकि लिक्विडिटी की कमी ना हो, यानी पैसे की कमी ना हो, और बैंकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो मार्केट को लोन दें जिससे कि अर्थव्यवस्था रिवाइव करे। इसके अलावा जो एक और समस्या आएगी इकोनॉमी को रिवाइव होने, वो है पूरा सप्लाई चेन। क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ठप हो जाने के कारण उसको पुनः दोबारा चालू करने में और पूरे सप्लाई चेन को वापस आ जाने में कुछ समय लग सकता है। लेकिन फिर भी भारत के लेकर के आशावादी स्थिति ये है कि इस पूरे संकट में भारत की अर्थव्यवस्था को समस्याएं झेलनी पड़ रही है, लेकिन यह एक मौका भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है। क्योंकि पूरे विश्व में जो आर्थिक संकट आया है, अभी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था इस संकट को झेल रही है और बड़ी संख्या में कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों को चीन से हटाना चाह रही हैं और नए मार्केट की तलाश में है। अब यह भारत के ऊपर है कि वह इस अपॉर्चुनिटी को, इस संकट के दौर को अवसर के रूप में कैसे बदल लेता है।